नमस्कार, मैं हूं दीपक देव और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी क्राइम स्टोरी जिसने अमेरिकी इतिहास को हिला कर रख दिया। वैसे अगर देखा जाए तो क्राइम की दुनिया में अक्सर ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो हमारी सोच से भी परे होती हैं। हत्या, धोखा और रहस्यों से भरी ये कहानियाँ हमारे अंदर एक अजीब सा खौफ और रोमांच पैदा करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर इंसानी दिमाग किस हद तक जा सकता है। ये कहानी भी धोखे, पागलपन और जुनून से भरे एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी पूरी फैमिली को एक ही दिन मौत के घाट उतारकर खुद लापता हो गया और करीब 2 दशकों तक सबकी नज़रों से बचा रहा। आखिर कौन था ये शख्स और कैसे उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया? चलिए जानते हैं। इस स्टोरी के मेन विलन जॉन एमिल लिस्ट का जन्म अमेरिका के बे सिटी मिशिगन में 17 सितंबर 1925 को हुआ, जिसकी शुरुआती लाइफ एक आम आदमी की तरह ही नॉर्मल और स्ट्रगल से भरी हुई थी। इसके फादर जॉन फेडरिक लिस्ट और मदर आल्मा बारबरा फ्लोरेंस लिस्ट एक जर्मन अमेरिकन थे जो अपने रिलीजन के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते थे। जॉन लिस्ट का बचपन भी कुछ ऐसे ही रहा। उसके फादर हर संडे को उसका हाथ पकड़कर लूथरन चर्च ले जाते थे। चर्च में जाते समय उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। चर्च में एक बड़ा सा हॉल था जहां सारे बच्चे इकट्ठा होते थे और जॉन फेडरिक लिस्ट बच्चों को बाइबल की स्टोरी सुनाते थे, जिसे सुनकर बच्चे काफ़ी खुश होते थे। हर कहानी के बाद जॉन फेडरिक कहते, बच्चों, गॉड पर बिलीव रखना और सही राह पर चलना ही लाइफ का एम होना चाहिए। जॉन बचपन से इंटेलिजेंट था। 1943 में उसने सेंट्रल हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और फौज में भर्ती हो गया। सेना में जॉन लैब टेक्नीशियन बना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने फ़र्ज को निभाता रहा। 1944 में उसके फादर की डेथ ने उसे गहरा असर पहुंचाया। 1946 में युद्ध समाप्त होने पर वो सेना से छुट्टी लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर गया और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर और अकाउंटिंग में मास्टर की डिग्री ली। फिर ROTC यानी रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स के जरिए उसे सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिल गया। नवंबर 1950 में कोरिया वॉर के दौरान वर्जीनिया के फोर्ट यूस्टस में लिस्ट की मुलाकात एक विडो लेडी से होती है जिसका नाम हेलन मॉरिस टेलर था। उसके हस्बैंड की मौत वॉर में हुई थी, जो पेशे से एक सोल्जर था। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकात लव में बदल जाती है, जिसके बाद जॉन और हेलन दोनों 1 दिसंबर 1951 को मैरीलैंड के बेल्टीमोर में शादी कर लेते हैं। हेलन को पहले हस्बैंड से एक डॉटर भी थी जिसका नाम ब्रेंडा था। वो उनके साथ ही रहती थी। आर्मी से रिटायर होने के बाद लिस्ट 1952 में अमेरिका के डेट्रॉइट सिटी के एक कंपनी में राइटर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक इसकी वाइफ हेलन सिफिलिस बीमारी के चपेट में आ चुकी थी। दरअसल ये बीमारी उसे उसके पहले हस्बैंड से ही मिली थी। इस खतरनाक बीमारी की वजह से हेलन डिप्रेशन में चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगती है। हालांकि इस बात से जॉन लिस्ट बिल्कुल अनजान था, उसे इसकी भनक भी नहीं थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और 1960 में लिस्ट की सौतेली बेटी ब्रेंडा की शादी होती है। इसके बाद फैमिली के बाकी लोग न्यूयॉर्क के रॉचेस्टर में रहने लगते हैं। 1965 में लिस्ट न्यू जर्सी के एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करने लगता है और अपने वाइफ, बच्चों और मॉम के साथ ब्रीज नॉल के एक 19 कमरे वाले विक्टोरियन मैंशन में रहने लगता है। मतलब उसका पूरा परिवार एक साथ एक जगह पे था। जॉन लिस्ट की मदर 84 ईयर्स की हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। इधर जॉन लिस्ट की नौकरी चली गई थी। अब पूरे फैमिली को चलाने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी और जॉब भी नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा था। इसी दौरान उसे अपनी वाइफ के पुराने राज के बारे में पता चल जाता है कि उसकी वाइफ को जो सीरियस डिजीज़ हुई है वो उसे उसके पहले हस्बैंड से मिली थी। ये बात जानने के बाद जॉन लिस्ट को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वाइफ ने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि उसने शादी के पहले ये सच्चाई उसको नहीं बताई थी। इधर बच्चों के स्कूल की फीस, उधर फैमिली चलाने का झंझट और वाइफ की बीमारी का टेंशन, ये सारी चीज़ जॉन को अंदर ही अंदर खाने लगी थी। आखिरकार इन तमाम उलझनों से
जॉन लिस्ट का मेंटल बैलेंस बिल्कुल हिल जाता है। इस वक्त गरीबी उसे एक कर्ज की तरह लग रही थी। हालांकि इस दौरान वो खुद को भी कई बार ख़त्म करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि उसका फेथ उसे सुसाइड करने की इजाज़त नहीं देता था। ऐसी हालत में उसकी कंडीशन अब ऐसी हो गई थी कि वो कोई भी खतरनाक कदम उठा सकता था। एक दिन वो अपने बच्चों के स्कूल और सभी रिलेटिव्स के घर में फ़ोन करके कहता है कि हमारे एक क्लोज रिलेटिव्स बीमार है, जिसे देखने के लिए हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। स्कूल में जब पेट्रिशिया यानी लिस्ट की बेटी कई दिनों तक डांस सीखने नहीं जाती है, तो उसकी टीचर को किसी अनहोनी का शक होने लगता है, क्योंकि कई बार बातों ही बातों में पेट्रिशिया डांस टीचर को अपने फादर के मेंटल हेल्थ और अजीब और गरीब बिहेवियर के बारे में बता चुकी थी। अब डांस टीचर और लेडी टीचर को अपने साथ लेकर पेट्रिशिया के घर पहुंच जाती है। वो देखती है कि सामने से सभी दरवाजे बंद हैं, लेकिन एक खिड़की है जो खुली है। खिड़की से झांकने के लिए जैसे ही टीचर वहां पहुंचती है, आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि चोरी करने के लिए कोई आया है, इसलिए वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस के पहुँचने के बाद पेट्रिशिया की डांस टीचर पुलिस को सारी बातें बताती है। तब पुलिस वाले सामने का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं। उसके बाद जो नज़ारा सामने आता है उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्लीपिंग बैग में उन्हें लाशों का ढेर मिलता है, जो काफ़ी दिन हो जाने की वजह से सड़ चुके थे और उनमें से बदबू आ रही थी। वहीं जब पुलिस ऊपर अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वहां एक बूढ़ी औरत की लाश मिलती है, जो जॉन लिस्ट की मॉम की थी। मगर वहां से जॉन लिस्ट गायब था और पूरे घर में ना ही उन्हें जॉन लिस्ट की कोई फ़ोटो मिलती है। पुलिस अब तहकीकात में लग जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता जिससे वो अपराधी तक पहुंच पाए। कुछ महीने बीतने के बाद उस हवेली में आग लग जाती है। हालांकि आग लगने का रीज़न आज तक किसी को पता नहीं चला। खैर, वक्त का पहिया घूमता रहता है और 21 मई 1989 में इस केस को 18 साल हो जाते हैं। तब तक अमेरिकन टीवी पर एक क्राइम शो आने लगता है, जिसका नाम था अमेरिकाज़ मोस्ट वांटेड। इस शो को करीब 25 मिलियन लोग एक साथ देखते हैं। ऐसे में ये शो काफ़ी हिट हो जाता है। इसकी टीआरपी काफ़ी ऊपर जाने लगती है। अमेरिका के हर इलाके में ये शो पहुंच जाता है। एक दिन इसी शो पर जॉन लिस्ट मर्डर केस भी दिखाया जाता है, जिसकी बदौलत सभी लोगों को उस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में पता चल जाता है कि ये रियल स्टोरी है और जिसने इन मर्डर्स को अंजाम दिया है वो जॉन लिस्ट 18 साल से फरार है। ऐसे में एना पेरी नाम की एक लेडी जो इस शो को डेनवर सिटी से देखती, उसे शक होता है और वो अमेरिकन पुलिस FBI को फ़ोन करके बताती है कि उसके पड़ोस में बॉब क्लार्क नाम का एक आदमी रहता है, जिसका हुलिया और बिहेवियर अमेरिकाज़ मोस्ट वांटेड के किलर से मिलता है। इसके बाद पुलिस एना पेरी के बताए गए उसके पड़ोसी बॉब के एड्रेस पर पहुंच जाती है और उसकी वाइफ से सवाल जवाब करती है कि क्या ये घर जॉन लिस्ट का है। तो वो बोलती है कि ये घर बॉब क्लार्क का है। यहाँ जॉन लिस्ट नाम का कोई भी इंसान नहीं रहता है। फिर पुलिस पूछती है बॉब क्लार्क कहाँ है, तो वो बताती है इस टाइम अपने ऑफिस में है। FBI तुरंत ऑफिस पहुंच जाती है और बॉब क्लार्क से सवाल करती है कि क्या तुम जॉन लिस्ट हो। तो वो बोलता है नहीं। हालांकि सख्ती से पूछताछ करने के बाद बॉब क्लार्क सारा सच उगल देता है और बताता है कि हाँ, मैं ही हूँ जॉन लिस्ट। इसके बाद जॉन ने जो कुछ पुलिस को बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 18 साल पहले जब जॉन लिस्ट की नौकरी चली गई थी, तब वो बहुत परेशान हो चुका था और अपना मेंटल बैलेंस खो चुका था कि वो कैसे घर चलाएगा। तब जॉन लिस्ट अपने परिवार को ख़त्म करने का फैसला करता है और डिप्रेशन से जूझता हुआ और अपनी गरीबी से तंग आकर एक दिन जॉन लिस्ट 9mm स्टेयर सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन निकाल कर लाता है। ये गन उसे उसके फादर से मिली थी। इसके बाद वो सबसे पहले पीछे से अपनी वाइफ हेलन को पीठ में गोली मारता है, फिर अपनी मदर अल्मा को, जो 84 वर्ष की हो चुकी थी, उनके बाईं आंख के ऊपर गन रखकर गोली चला देता है। वहीं जब उसके बच्चे पेट्रिशिया और फेडरिक स्कूल से पढ़कर वापस आते हैं तो वो उन्हें भी पीठ में गोली मार देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तीसरे बेटे जॉन जूनियर का उस दिन मैच था
उस मैच को देखने के लिए जॉन लिस्ट खुद उसके स्कूल जाता है और उधर से दोनों बाप बेटे वापस एक साथ घर लौटते हैं। लेकिन जैसे ही जॉन जूनियर घर के अंदर घुसता है, जॉन लिस्ट पीछे से उसके ऊपर गोली चला देता है। हालांकि इस बार जॉन जूनियर बच जाता है और इधर उधर भागने लगता है, लेकिन जॉन लिस्ट के सर पर तो खून सवार था। वो धड़ाधड़ कई सारी गोलियां चलाता है। ऐसे में आखिरकार एक गोली जॉन जूनियर के सीने में लगती है और जॉन जूनियर मौके पर ही दम तोड़ देता है। इस तरह वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स को एक एक करके शूट कर देता है। अब इसके बाद जॉन लिस्ट सारी डेड बॉडीज़ को ठिकाने लगाने के काम में जुट जाता है। वो अपने बच्चों और वाइफ की लाश को स्लीपिंग बैग में बांधकर बॉल रूम में छुपा देता है और अपनी मॉम की लाश को भारी होने की वजह से छत के रूम में ही छोड़ के खुद के लिए लंच तैयार करने के लिए नीचे चला आता है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे मर्डर्स करने के बाद किसी इंसान को भूख कैसे लग सकती है। वेल, ये बंदा सब कुछ प्री प्लान तरीके से कर रहा था, इसलिए इस पर गिल्ट का ज़रा भी असर नहीं था। खैर, लंच के बाद जॉन लिस्ट बैंक जाता है और अपनी मॉम के बैंक अकाउंट से $2000 निकालने के बाद अकाउंट को क्लोज करा देता है। फिर घर आने के बाद तमाम फ़ोटो फ्रेम से अपनी सारी फ़ोटोज़ हटा देता है ताकि बाद में जाकर उसके खिलाफ कोई भी सबूत किसी के हाथ ना लगे। खून के धब्बे और सारे सबूत मिटाने के बाद वो उन सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता है। अब इसके बाद अपने किए गए कारनामों को छुपाने के लिए जॉन लिस्ट एक साजिश रचता है। वो अपने बच्चों के स्कूल और सभी रिलेटिव्स के घर में फ़ोन करके कहता है कि हमारे क्लोज़ रिलेटिव्स बीमार हैं, जिसे देखने के लिए हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। ऐसा कहने के बाद वो फ़ोन कट कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। मॉर्निंग में उठने के बाद वो खुद के लिए नाश्ता तैयार करता है, फिर घर के सारे लाइट और बल्ब को जला देता है और ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाने लगता है ताकि आसपास के लोग को ऐसा लगे कि घर में सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसा करने के बाद जॉन लिस्ट कार में बैठता है और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ से वो डेनवर सिटी के लिए फ़्लाइट पकड़ता है। जॉन ने पुलिस को बताया कि डेनवर सिटी जाने के बाद वो अपनी पुरानी पहचान छुपा लेता है और वहाँ एक नए नाम बॉब क्लार्क और एक नई वाइफ एना के साथ अपनी लाइफ को शुरुआत करता है। जॉन के गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ उसके गुनाहों के लिए कोर्ट उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। हालांकि इस सज़ा से अमेरिका की जनता खुश नहीं थी। दरअसल अमेरिका की जनता चाहती थी कि जॉन लिस्ट को इससे खतरनाक सज़ा मिले और वो अपने लिए मौत की भीख मांगे, क्योंकि उसने जिस बेरहमी से अपने ही परिवार वालों को मारा था, उस लिहाज से उम्र कैद बहुत ही एक हल्की सज़ा थी। बहरहाल जॉन को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, जहां कैद के दौरान ही 21 मार्च 2008 को 82 ईयर्स की एज में जॉन लिस्ट की निमोनिया से मौत हो जाती है और इस तरह एक खतरनाक किलर का चैप्टर क्लोज होता है। हम दोबारा लौटेंगे अगली कहानी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।